Hello students, welcome back to my YouTube channel which is Home Science Classes। तो आज हम लास्ट क्लास का आगे वाला पोर्शन देखने वाले हैं जो कि प्रोटीन है, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो प्रोटीन का हम आगे वाला पोर्शन देखते हैं जिसमें प्रोटीन का पाचन, अवशोषण एवं चयापचय है। लास्ट क्लास में हमने प्रोटीन के टाइप्स और उसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। आज हम उसका पाचन, अवशोषण और चयापचय देखेंगे। तो प्रोटीन का पाचन पहले देखते हैं। पाचन क्या है? सभी प्रोटीन का आंत्र नली द्वारा शोषित होकर विभिन्न भागों में पहुंचने के लिए न्यूनतम इकाई अमीनो अम्ल में विभाजित होना आवश्यक है। यानी पूरे शरीर में प्रोटीन पहुंचाने के लिए पहले उसे अमीनो अम्ल यानी उसकी जो सबसे छोटी इकाई है उसमें टूटना आवश्यक होता है। प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन के विभाजन में सहायक विशेष प्रोटीन एंजाइम, दो प्रोटीन एंजाइम जो होते हैं विशेष रूप से इसमें सहायक होते हैं। प्रोटीओजेस जो कि आंत्र नली में जाकर पाचन के तत्पश्चात पूरे बॉडी को प्रोटीन प्रदान करने का काम करता है। लार में प्रोटीन एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। अमाशय के अम्लीय माध्यम में अमाशय पेप्सिन, टायरोसिन, फिनाइलेनिन अमीनो अम्ल वाली पेप्टाइड श्रृंखला पर आक्रमण कर उन्हें छोटी श्रृंखला वाली प्रोटीन वाली पेप्टाइड प्रोटीएजेस एवं पेप्टोन्स में तोड़ देता है। यहाँ पर ये बताया गया है कि अमाशय जो है, अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है क्योंकि अमाशय में जब प्रोटीन जाता है तो वहाँ पे पेप्सिन नामक एंजाइम उपस्थित होता है जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीएजेस या फिर पेप्टीन्स में तोड़ने का काम करता है और ये HCl की मदद से होता है क्योंकि अमाशय में जो है वो HCl उपस्थित रहता है हमेशा। अमाशय के आंशिक रूप से पचित प्रोटीन छोटी आंत में आ जाते हैं। जो प्रोटीन जो है वो अमाशय में नहीं पच पाता है वो फिर छोटी आंत में आ जाता है और अम्लीय माध्यम को उदासीन कर देते हैं। इस करके इसे हल्के क्षारीय माध्यम में बदल दिया जाता है। अग्नाशय द्वारा स्राव में दो एंजाइम पाए जाते हैं। अग्नाशय दो एंजाइम को स्रावित करता है, एक ट्रिप्सिन होता है, एक काइमोट्रिप्सिन होता है। क्योंकि अमाशय के बाद अग्नाशय में नीचे भोजन शिफ्ट हो जाता है। ट्रिप्सिन विशेष रूप से प्रोटीन में लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। लाइसिन और आर्जिनिन ये दोनों अमीनो अम्ल का एक टाइप है और ये कार्बोक्सिल समूह उपस्थित होता है इसमें, उन पर आक्रमण करते हैं। जबकि जो काइमोट्रिप्सिन होता है वो ट्रिप्टोफन, मिथियोनिन, फिनाइलिन तथा टायरोसिन अम्ल की श्रृंखला पर आक्रमण करते हैं। यानी ये जो दो एंजाइम है आपके, जो कि है पहला ट्रिप्सिन और यहाँ पे दिया गया है काइमोट्रिप्सिन, ये दोनों अपने अपने इनके दो जो प्रोटीन के जो पार्ट हैं या प्रोटीन के मुख्य रूप से जो इसके भाग है या जो दो प्रोटीन पाई जाती है लाइसिन और आर्जिनिन, ठीक है, उसको कार्बोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं तो उसे तोड़ने का काम ट्रिप्सिन करता है। और काइमोट्रिप्सिन का काम क्या होता है? ट्रिप्टोफन, मिथियोनिन, फिनाइलिन और टायरोसिन अम्ल को श्रृंखला पर आक्रमण करते हैं, फिर उसे अमीनो एसिड में चेंज करते हैं। ये सारे जो है वो प्रोटीन के टाइप ही हैं। उसके बाद लगभग 30% प्रोटीन इनके द्वारा अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर दिया जाता है। शेष 70% जो प्रोटीन होती है वो डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड या अन्य जटिल अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। आंत्र रस में दो एंजाइम होते हैं, कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो कि कार्बोक्सिल समूह को तोड़ता है और अमीनोपेप्टिडेज जो कि अमीनो समूह को तोड़ने का काम करता है। इन पर अभिक्रिया करते हैं और अमीनो अम्ल मुक्त करा देते हैं इससे। और यह डाइपेप्टाइड आंत्र नली जो कि ब्रश बॉर्डर लाइनिंग तक पहुंचाते हैं, जहां तक अन्य एंजाइम डाइपेप्टीज द्वारा अभिक्रिया करके इन्हें दो इकाइयों
2 इकाई अमीनो अम्ल में तोड़ दिया जाता है, जो कि इस प्रकार पाचन जो होता है अमीनो अम्ल का पूर्ण हो जाता है। अमीनो अम्ल का पाचन जो है, जो सबसे ज्यादा होता है वो अमाशय में होता है। जो अमाशय में बच जाता है वो बाकी जो है वो अग्नाशय में कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं इसका चयापचय या मेटाबॉलिज्म। आंत्र नली से अवशोषित अमीनो अम्ल पृष्ठ शिरा द्वारा यानी पीछे के भाग द्वारा यकृत में ले जाया जाता है, जहां पर अमीनो अम्ल की कुछ मात्रा यकृत द्वारा प्लाज्मा प्रोटीन के रूप में संश्लेषित कर ली जाती है। कुछ मात्रा सामान्य रक्त परिवहन द्वारा शरीर के विभिन्न भागों को, जहां पर यह कोशिकाओं द्वारा जीवित होकर विशेष प्रोटीन से चेंज कर दिए जाते हैं। शरीर में आवश्यकता पूर्ण होने के बाद जो बचे अमीनो अम्ल होते हैं उनका डीएमिनेशन कर दिया जाता है और यूरिया में उन्हें चेंज करके बाद में मूत्र के द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं। ये डायरेक्ट हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलते। यदि डायरेक्ट आपकी यूरिन में प्रोटीन आने लगता है तो वो किडनी फेलियर के बाद ही आता है, यानी किडनी खराब हो जाती है। उसके बाद जो है वो यूरिन में प्रोटीन जो है वो उसके साथ बाहर आने लगता है, क्योंकि डीएमिनेशन ना होकर वो डायरेक्ट ही यूरिन के साथ बाहर आता है। कभी भी प्रोटीन जो है वो हर जगह पाया जाता है लेकिन यूरिन में नहीं पाया जाता है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। यहाँ पर हम देखते हैं कोशिकाओं द्वारा अवशोषित अमीनो अम्ल निम्न प्रकार से शरीर में प्रयुक्त हो सकती है। शरीर की ऊर्जा आवश्यकता पूर्ण हो तो अमीनो अम्ल प्रोटीन संश्लेषण में कम आते हैं। यदि हमारी बॉडी की आवश्यकता पूर्ण नहीं होती तो पहले प्रोटीन जो होती है वो ऊर्जा देने का काम करती है, बाद में प्रोटीन के रूप में वो संश्लेषित करे जाते हैं हमारी हड्डियों या फिर बाकी अंगों द्वारा। यदि ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ण नहीं होती है तो अमीनो अम्ल प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक अधिक मात्रा में यदि उपलब्ध होते हैं और सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित न हो तो अमीनो अम्ल का डीएमिनेशन कर दिया जाता है, तो मूत्र द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं तथा नाइट्रोजन विहीन भागों को ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। ग्लूकोजेनिक अमीनो अम्ल जो कि ग्लूकोज के निर्माण में सहायक होते हैं, जैसे कि सिस्टीन, एलीन और मिथियोनिन। यदि ग्लूकोज के रूप में यदि हमारी बॉडी को जरूरत होती है तो वो इस रूप में हमारी बॉडी को प्राप्त होते हैं। ये भी अमीनो अम्ल के टाइप है और जो बचता है वो ग्लाइकोजन के रूप में तथा बाकी बचा हुआ वसा के रूप में हमारे शरीर में प्रयुक्त हो जाता है। हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में ये स्टोर हो जाता है और जब हमारी बॉडी को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वो ग्लूकोज के रूप में चेंज होकर एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। कीटोजेनिक अमीनो अम्ल ये वो ये वह है जिसमें वसीय अम्ल निर्मित करने में सहायक होता है। कीटोन्स बनाना शुरू करती है हमारे शरीर में, जो कि ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, फेनाइलेसिन और डायरोसिन, इन ये भी एक प्रोटीन के सारे टाइप है। ये जो है वो कीटोन्स बनाने का काम करती है, वसीय अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं और ऊर्जा के रूप में हमारी बॉडी द्वारा प्रयुक्त कर लिए जाते हैं। ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित होकर वसा के रूप में जमा हो जाते हैं। यदि ग्लूकोज आएगा तो वहां पे ग्लाइकोजन के रूप में हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं और ये वसीय ऊतक या फिर ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित होकर वसा के रूप में हमारे शरीर में जमा हो जाते हैं। विभिन्न प्रोटीन का पोषण महत्व बढ़ाना। वनस्पति भोजन में 4 आवश्यक अमीनो एसिड विशेष रूप से कम मात्रा में होते हैं। प्रोटीन जो है सबसे अच्छा उसका रिच सोर्स जो होता है वो वनस्पति न होकर पशुजन्य आधारित जो प्रोटीन हमारे लिए होती है बॉडी के लिए वो ज्यादा लाभदायक होती है, क्योंकि जो वनस्पति भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें लाइसिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफैन इसका अभाव रहता है। आहार की प्रोटीन की पोषक महत्व बढ़ाने की 2 विधियां हैं। पहली विधि तो ये है कि आप
ऐसे पोषक तत्वों को एक साथ मिलाओ जिसमें लाइसिन ज्यादा हो या जिसमें मिथ्योनिन ज्यादा हो। ठीक है, यदि पोषक तत्वों में कमी है तो उनको मिला के भी पूरा किया जा सकता है। तो एक ये सबसे अच्छा उपाय होता है कि हम मिक्स चीजों को लेके मिला के खाएं, जिससे कि हमारी वो कमी जो है वो पूर्ण हो जाए। भोजन की प्रोटीन में आवश्यक अमीनो एसिड संपूरित करना अभी कुछ वर्षों से अमेरिका में या फिर अन्य देशों में लाइसिन तथा मिथ्योनिन जो है, लाइसिन और ये मिथ्योनिन अमीनो एसिड का निर्माण किया जा रहा है तथा जानवरों के भोजन की प्रोटीन का पोषक महत्व बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। अनाज की प्रोटीन का पोषक महत्व बढ़ाना। अनाज की प्रोटीन में लाइसिन और थियोनिन की आवश्यक अमीनो एसिड की कमी होती है, तो दाल, दूध, मांस व मछली आदि में अच्छी मात्रा में होते हैं। तो हम एक काम कर सकते हैं, यदि दूध में लाइसिन और थ्रियोनिन ज्यादा होता है तो हम दलिया को इसमें मिला सकते हैं। ठीक है, अनाजों में भी कुछ मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, दूध में मिला के बना लिया जाएगा तो इससे उसकी पोषक मात्रा बढ़ जाती है और वो सुपाच्य भोजन भी हो जाता है। तो अनाज को इस भोज्य पदार्थ के साथ लेने से प्रोटीन की आवश्यकता या उसका महत्व जो है वो बढ़ जाता है। यदि आहार आयोजन करते समय कुछ मात्रा में जंतु प्रोटीन दिया जाए तो वनस्पति प्रोटीन का पोषक महत्व जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता क्या है। ये 1981 में भारतीयों के लिए प्रोटीन की निम्न मात्राएं जो है वो निर्धारित की गई थी। पुरुषों के लिए 60 ग्राम, स्त्रियों के लिए सामान्य अवस्था में 50 ग्राम है, गर्भावस्था में 64, क्योंकि भ्रूण भी होता है तो उसकी भी आवश्यकता होती है। स्त्रियों के लिए दुग्धपान की अवस्था में शुरू के 6 महीने में 50 प्लस 25 यानी 75 ग्राम चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद स्त्रियों के दुग्धपान की अवस्था 6 महीने के बाद की बात करी जा रही है, तो 50 प्लस 18 बच्चे के लिए चाहिए होती है। शिशु जन्म के 6 महीने बाद उसको हर रोज 2.5 ग्राम चाहिए होता है। 6 महीने से 9 माह तक 1.65 ग्राम चाहिए होता है। बालकों के लिए 1 वर्ष के बालक के लिए 22 ग्राम, 2 वर्ष के बालकों के लिए 22 ग्राम, 3 वर्ष के लिए भी 22 ग्राम और 4 से 6 वर्ष के लिए 30 ग्राम, 7 से 9 वर्ष के लिए 41 ग्राम। लड़कों के लिए जो 10 से 12 वर्ष के हैं उनको 54 और लड़कियों के लिए 57 ग्राम। किशोरावस्था में 13 से 15 वर्ष तक के लड़कों के लिए 70 ग्राम, 13 से 15 वर्ष तक की लड़कियों के लिए 65 ग्राम, 16 से 18 वर्ष तक के लड़कों के लिए 78 ग्राम और 16 से 18 वर्ष तक की लड़कियों के लिए 63 ग्राम। क्योंकि यहाँ पे जो है वो लड़कियों का प्यूबर्टी पीरियड चालू हो जाता है, प्यूबर्टी वाली स्टेज आ जाती है, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है और लड़कियों की हाइट भी बढ़ती है, इसलिए इस समय लड़कियों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। यहीं आप देखेंगे कि जब किशोरावस्था में लड़के आते हैं 13 से 15 वर्ष तक के, तो उन्हें यहाँ पे 70 ग्राम की आवश्यकता होती है। तो इस तरह मात्रा बढ़ती और घटती रहती है आवश्यकता के अनुसार। यहाँ पर 16 से लेकर 18 वर्ष तक के जो लड़के होते हैं उनको अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि 18 वर्ष तक लड़के और लड़कियों को पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है, क्योंकि इस समय हड्डियों में 18 वर्ष तक हाइट भी बढ़ती है और बॉडी भी अंदर से डेवलप होती है, प्लस ब्रेन भी डेवलप होता है। इस प्रोटीन की मात्रा का कम से कम 1/5वां भाग जंतु प्रोटीन से प्राप्त होना चाहिए। 10 से लेकर 15% कुल ऊर्जा का आधा भाग प्रोटीन से लेना चाहिए। 50% भाग कार्बोहाइड्रेट तथा बचा हुआ भाग जो है वो हमें वसा से लेके इसको पूर्ति करनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर भाग जो है वो हमें प्रोटीन का लेना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन जो होती है वो हमें एक तो सबसे पहले कि भूख से हमारी भूख को बढ़ाती नहीं है ज्यादा, अर्थात जो प्रोटीन है वो हमारे बॉडी में एक
कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का काम करता है, देर में पचता है, भूख देर से लगती है और ज़्यादा समय तक हमारा पेट भरा रहता है। और जो प्रोटीन होती है वो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा फैट को जमा होने से रोकती है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो अधिकतर उसका यूटिलाइजेशन जो है वो हमारी बॉडी की कोशिकाएं, हमारी हड्डियां और हमारा ब्रेन जो है वो अधिकतर इसको कर लेता है। और कार्बोहाइड्रेट जो है उसे हमें 50% लेना चाहिए। यदि इसकी मात्रा कार्बोहाइड्रेट की बढ़ा देनी चाहिए तब जब कोई हैवी वर्कर होता है, यानी जो फिजिकली काम करने वाला होता है या जो शारीरिक रूप से काम करता है उसे कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में लेना चाहिए, और जो मेंटली काम करता है या मानसिक रूप से काम करता है उसे प्रोटीन की मात्रा अधिक लेनी चाहिए। और वसा जो है उसको संतुलित रूप में लेना चाहिए, न ज़्यादा कम लेना चाहिए न अधिक लेना चाहिए, दोनों ही तरीके से नुकसानदायक होता है। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और कंटेंट रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए आप ये मुझे बता सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं कंटेंट तैयार कर दूंगी। धन्यवाद।